हेलो स्टूडेंट, विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोजी की ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपको 10th क्लास के अंदर जो गणित विषय है उसमें त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आपको समझा रहे थे। त्रिकोणमिति के बारे में आपको प्रारंभ में त्रिकोणमिति के अनुपातों की सारणी, एक समकोण त्रिभुज, लंबकर्ण आधार, त्रिकोणमिति अनुपात, ये सब कुछ बताया गया था। उसके बाद ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करना, उसके बाद सर्वसमीकरणों को कैसे सिद्ध किया जाता है, न्यून कोणों में कौन सा संबंध होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, पूरक कोणों का क्या संबंध है, वैध क्रम का क्या संबंध है, आपको पहले खूब बताया था। पिछले वीडियो के अंदर आपको बोर्ड 2018 का क्वेश्चन मैंने आपको ऊंचाई और दूरी से संबंधित और सिद्ध करने वाला बताया था। आज आपके लिए ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन एक बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आए हैं जो बोर्ड 2010 के अंदर आया हुआ था और वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप ध्यान से समझना। देखो, एक स्तंभ है, ये क्वेश्चन, एक स्तंभ की चोटी से, एक स्तंभ की चोटी से समतल पर एक बिंदु का उनतास का मतलब उन्नयन, 15 डिग्री है। 49 कोण क्या है? 15 डिग्री। 49 कोण 15 डिग्री है, या 49 अर्थात उन्नयन कोण 15 डिग्री है। एक स्तंभ की चोटी से समतल पर एक बिंदु है, उस बिंदु से चोटी का जो उन्नयन कोण है वो 15 डिग्री है। 100 मीटर स्तंभ की ओर चलने पर, 100 मीटर स्तंभ की ओर चलने पर 49 का मतलब उन्नयन, 49 कोण 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन बन गया जो आया था BSER 2010 बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान 2010 की बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी तक आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए थे ऊंचाई और दूरी से संबंधित, उन सब के अंदर 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री से संबंधित कोण ही मैंने लिए थे। अर्थात जो आपके त्रिकोणमिति के अनुपातों की सारणी में है 0, 30, 45, 60 और 90, उनमें से हर क्वेश्चन के अंदर 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री के ही क्वेश्चन थे। और आपके कोर्स में मैंने बताया कि 0, 30, 45, 60 और 90 तक के ही क्वेश्चन है, अर्थात 90 डिग्री और उससे न्यून कोण वाले, नीचे वाले। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर 15 डिग्री दे रखा है इसका एक कोण। अब इस 15 डिग्री को देखकर छात्र ये मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन तो गलत छप गया, कि 15 डिग्री तो हमारे कोर्स के अंदर है ही नहीं, तो 15 डिग्री के क्वेश्चन को हम कैसे हल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में तो सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 है, 15 डिग्री तो है ही नहीं। तो आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी में से कोई अलग डिग्री मान वाला क्वेश्चन आता है तो वो और भी बहुत इजी हो जाता है, अर्थात उसको और भी हम आसानी से सरल कर सकते हैं। तो पहले मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ, चित्र बनाता हूँ, उसके बाद में देखते हैं इसको कैसे सरल करना है।
ये 15 डिग्री का क्या सिस्टम है। तो फिलहाल मैं हल करता हूँ इसको, तो डायग्राम बना लेता हूँ। देखो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले देखा है एक स्तंभ, अर्थात ऐसे भूमि पर एक स्तंभ बना लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पर कोई स्तंभ है, ये जमीन पर समतल पर, ये समतल जमीन है और इसके ऊपर ये 90 डिग्री पर कोई स्तंभ या मीनार या कोई टावर या कुछ भी मान लो या मकान मान लो वो खड़ा है। ये इसका टॉप है, ये चोटी है। तो ये हो गया स्तंभ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक स्तंभ की चोटी से, ये चोटी है, इस चोटी से समतल पर, समतल जमीन अर्थात नीचे, इस पर मान लेते हैं समतल पर ये कोई बिंदु है, ये बिंदु है, मान लेते हैं ये जी बिंदु है। आ रहा है समझ में, नाम दे दिए इसका जी बिंदु। इस समतल पर जो बिंदु है उसका उन्नतास, अर्थात वहां पर, उन्नतास मतलब यहाँ पर कोण, ऊपर की तरफ देखेंगे तो वहां पर उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि उन्नति करता हुआ कोण उन्नयन कोण होता है। तो नीचे से हम ऊपर की तरफ उन्नयन कोण बना देंगे। तो इस बिंदु को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिलाते यहाँ पर कोण बन रहा है, इस कोण को बताया गया है 15 डिग्री, 15 डिग्री ये बताया गया है। इस बिंदु का स्तंभ की चोटी से उन्नयन कोण कितना है, 15 डिग्री। अब क्वेश्चन में कहा है कि 100 मीटर इस स्तंभ की ओर चलने पर, यहाँ पर था वो बिंदु कोई या कोई व्यक्ति था, अब ये यहाँ से इस स्तंभ की ओर किधर आता है, इसके आधार की तरफ आता है, इस जो इसका फाउंडेशन है वहां पर कितनी मीटर, 100 मीटर। तो मान लेते हैं यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गया, इधर चल गए, अर्थात ये तय की दूरी या ये दूरी 100 मीटर दी गई है क्वेश्चन के अंदर। तो ये 100 मीटर चलने पर, इधर चले 100 मीटर चलने पर वो उन्नतास कोण 30 डिग्री हो गया, अर्थात यहाँ पर 15 डिग्री था, लेकिन अब उस चोटी से, स्तंभ की चोटी से कितना, 30 डिग्री है ये, अर्थात अब इसको इससे मिलाते हैं तो ये यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बन जाता है, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया। आ रहा है क्वेश्चन, बहुत इजी है। ये समतल जमीन हो गई, बिल्कुल सीधी रेखा चलेगा, और वहां पर पहले 15 डिग्री का उन्नयन कोण था, अब वो बन गया 30 डिग्री का। पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई है ये, यहां से ऊपर से यहां तक, ये स्तंभ की ऊंचाई है, ये हमें ज्ञात करनी है। ये मान लेते हैं ये स्तंभ की ऊंचाई क्या है, h, ये हाइट हमें ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई। तो बोर्ड 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, तो कुछ छात्रों ने ये सोचकर इसको छोड़ दिया कि ये तो प्रश्न ही गलत छपा है। क्यों? क्योंकि 15 डिग्री माना है, 15 डिग्री तो हमारे कोर्स के अंदर है ही नहीं, क्योंकि त्रिकोणमिति के अनुपातों की सारणी में 15 डिग्री कोई मान नहीं है, सिर्फ 0, 30, 45 और 60 ही है। तो उन्होंने ये सोचा कि इसके तो बोनस अंक पक्के हो गए 3 नंबर के, और इस प्रकार से कुछ छात्रों ने इसको छोड़ भी दिया। लेकिन जो समझदार छात्र थे उन्होंने इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने से क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया, बहुत ही सरल हो गया। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज है, इनका नाम दे देता हूँ मैं, मान लेते हैं ये N बिंदु है, ये R बिंदु है और ये B बिंदु है, तो इसका नाम G बिंदु दे रखा है। इन दोनों समकोण त्रिभुजों को मैं यहाँ पर अलग अलग लिख लेता हूँ। एक तो ये बड़े वाला जो NRG है, वो ये समकोण त्रिभुज जो NRG है, ये इसके अंदर देखिए ये कोण 15 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री है, और इस दूरी के अंदर देखें तो ये दूरी है पूरी मिलकर कितनी, RG का मतलब है ये दोनों टुकड़े RB और BG मिलकर ये पूरी दूरी बनती है। ये अर्थात इसमें यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर भी शामिल है, और यहाँ पर R बिंदु है, और यहाँ पर सी है B बिंदु, ये B बिंदु भी है, और यहाँ पर है G बिंदु, और ये टॉप इसका M है, और ये स्तंभ की ऊंचाई को हमें ज्ञात करनी है। ये तो ये तो हो गया ये पूरा त्रिभुज, इसके अंदर ये छोटा त्रिभुज भी समाहित है, ये पूरा मिलकर ये त्रिभुज हो गया। अब हम आते हैं इस 30 डिग्री वाले त्रिभुज की तरफ, समकोण त्रिभुज की तरफ। तो
ये और बना लेता हूँ मैं यहाँ पर डायग्राम। एक ये है वो स्तंभ, लेकिन ये कोण मेन कोण कितना है 30 डिग्री, 15 की बजाय 30 डिग्री है। कहाँ पर बी पर, और यहाँ पर क्या है वही आर बिंदु, और ये टॉप बिंदु है एन, और ये है स्तंभ की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है, और ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये दो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये समकोण त्रिभुज भी समाहित है। हमें यहाँ पर टॉप ज्ञात करना है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले लंब, आधार और कर्ण कौन सी भुजाएं होती है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप जानते हो कर्ण तो सबको पता है, ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो कभी चेंज नहीं होती, सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। और अब है आधार और लंब। देखो ये कोण दिया हुआ है तो इसके सामने वाली भुजा यहाँ पर लगाते हैं, ये है लंब रेखा। कोण दिया है तो कोण के सामने भुजा लंब होगी, बाकी ये बच गया आधार, नीचे वाली रेखा आधार बची गई, क्योंकि तीन रेखाएं होती है। कर्ण फिक्स रहता है, लंब कोण के सामने वाली भुजा होती है, तो तीसरी भुजा आधार ही बचेगी। यहाँ पर आते हैं तो ये भी कर्ण, और ये कोण दिया है तो इसके सामने वाली भुजा, ये जो एच लंबाई ऊंचाई ज्ञात करनी है वो है लंब, और नीचे है आधार बच गया। तो इस प्रकार से लंब, आधार और कर्ण विकसित हो गया। अब कुछ छात्र ये देखते हैं कि इस त्रिभुज के अंदर आते हैं तो इस 15 का क्या कैसे क्या हिसाब लगाएं, 15 डिग्री का मान कितना क्या होता है। तो हालांकि वो 15 डिग्री का जो मान होता है वो भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है, त्रिकोणमिति की आवश्यकता ही नहीं है। पहले देखो हम इस समकोण त्रिभुज के अंदर आते हैं, ये जो मैं छायांकित कर रहा हूँ इसके अंदर आपको ध्यान देना बहुत ही इजी पॉइंट मिलेगा आपको। मैंने आपको बताया था कि अगर 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री इनके अलावा कोई कोण आता है इनमें तो वो और भी सरल फ्यूजन बन जाता है। तो इसका मतलब 15 डिग्री आया तो इसका इसमें ऐसा कोई पॉइंट है जो बहुत ही इजीली कर देगा आपके काम को। तो अब ये सोचने वाली बात है, यहाँ पर सिर्फ दिमाग लगाना है आपको। देखो अगर हम इस एन आर त्रिभुज के अंदर इसके अंदर कोई सी एक भुजा ज्ञात कर लेते हैं तब तो आपकी समस्या बिल्कुल सोल्व हो जाएगी, क्योंकि एक कोण दिया हुआ ही है 30 डिग्री और एक भुजा और ज्ञात कर लेंगे तो फिर उसकी सहायता से ये लंबवत रेखा भी ज्ञात कर लेंगे, ऊंचाई भी ज्ञात कर लेंगे। अगर हम इस समकोण त्रिभुज में कर्ण या आधार दोनों में से किसी एक का पता कर लें तो उसके अनुसार और कोण के अनुसार हम ये ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति के अनुसार, जो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम 30 डिग्री वाला अनुपात जोड़ देंगे। तो हमारी समस्या ये है कि ये आधार या कर्ण दोनों में से कोई सी भी एक भुजा कैसे मिले, ये कैसे प्राप्त कर पाए हम। तो मैंने ये छायांकित कर रखा है इस समकोण त्रिभुज नहीं है, इस त्रिभुज के अंदर देखिए अधिकोण त्रिभुज है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट मिलेगा आपको समझने के लिए। देखो यहाँ पर ये कोण दिया था इसने 15 डिग्री दिया था, ये इधर वाला कोण दिया है इसने 30 डिग्री। अब बात ये है ये इधर वाला कोण कितना है ये आप सब बता सकते हो, क्योंकि एक सरल रेखा पर कोई बिंदु ले लें हम और उस बिंदु पर हम कोण बनाए कितने भी तो वो सभी सरल रेखे की युग्म कहलाते हैं। वो सभी कोण क्या कहलाते हैं? सरल रेखे की युग्म, अर्थात वो सभी कोण समपूरक होते हैं। कहने का मतलब एक सरल रेखा पर हमेशा 180 डिग्री के कोण बनते हैं, ये आप सब जानते हो। कुल मिला के ये पूरा जो कोण है वो 180 डिग्री का है, ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री के हैं। अब 180 डिग्री के अंदर आपको इधर वाला कोण दे दिया 30 डिग्री, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो इधर वाला कोण क्या कितना बचा? इधर वाला कोण बचा 180 में से हम घटाते हैं, 180 में से घटाएंगे 30 डिग्री को तो बचेगा 150 डिग्री अर्थात 150 डिग्री, क्योंकि 180 में 30 गया तो 50, 60, 70, 80 तो ये 150 डिग्री आ गया यहाँ पर। अब देखो ये जो छायांकित कर रखा है इस त्रिभुज के अंदर एक कोण और बच गया, ये कोण, ये इधर वाला कोण कितना है? तो आप सब जानते हो त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों अंतःकोण आपस हमेशा क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है या वो
समपूरक होते हैं। ये प्रमेय भी है जिसको हम सिद्ध करते हैं प्रमेय वाली प्रश्नावलियों में कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण समपूरक होते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि ये कोण कितना होगा, तो आपके पास दो कोण दिए, आप दोनों कोणों को जोड़ लो और 180 में से घटा दो। बहुत ही ईजी पॉइंट है, सामान्य सा पॉइंट है जो आप पहले खूब अध्ययन कर चुके कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, दो कोण दिए हुए तो तीसरा कोण कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पर 150 को और 15 को हम जोड़ते हैं तो आता है ये 165 डिग्री। ये तो 165 डिग्री हो गई दोनों मिलकर। अब उस तीसरे के लिए एन कोण, ये जो ये कोण है इसके लिए कितना मान बचा, तो 180 में से घटा देंगे 165 को, तो वो कोण आया 180 में 165 घटाएंगे तो 15 डिग्री आ गया। ये आ गया 15 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हो। अब आप देखो इस त्रिभुज का ये कोण 15 डिग्री और ये कोण भी 15 डिग्री, समझ में आ गया। अर्थात इस त्रिभुज के दो कोण बराबर है, दो कोण समान माप के हैं। और अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, अर्थात उसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि जब वो 15 डिग्री है और वो भी 15 डिग्री है तो उस कोण को बनाने वाली भुजा वो एन बी और उस जी कोण को बनाने वाली बी जी, ये दोनों रेखाएं आपस में समान है। अर्थात ये दोनों त्रिभुज ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर ये और ये दोनों रेखाएं बराबर है, क्योंकि कोण बराबर तो भुजा भी बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजा बराबर होगी। तो अब आप आराम से लिख सकते हैं जब BG बराबर 100 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 100 मीटर होगी, अर्थात NB भी 100 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये जो NB रेखा है यहाँ पर लिख लेते हैं 100 मीटर। और अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर एक कोण दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, आपको लंब रेखा ज्ञात करनी है। और जब कर्ण दिया हुआ हो और 30 डिग्री का कोण दिया हुआ हो तो हमेशा 30 डिग्री के कोण के सामने वाली रेखा कर्ण की आधी होती है, क्योंकि 1/2 होता है साइन का मान। तो ये h कर्ण की आधी है, अर्थात 50 मीटर है। आपका आंसर 50 मीटर आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं आपको यहाँ पर अब इसको हल करके बताता हूँ। पहले हम उस छायांकित त्रिभुज के अंदर आकर वो NB रेखा के बारे में बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर यस त्रिभुज यहाँ पर लिखता हूँ, त्रिभुज क्या नाम उसका, NBG, वो अधिकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। NBG में कोण NGB, कोण NGB बराबर कितना है, 15 डिग्री। कोण NBG, एक तो है NGB और एक है NBG। कोण NBG बराबर क्या करेंगे हम, 180 डिग्री माइनस 30 घटा देंगे, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो कोण NBG, कोण NBG का मान आ जाएगा 150 डिग्री, 150। अब हम तीसरा कोण ज्ञात करेंगे, वो एन इधर वाला है, BNG। कोण BNG बराबर 150 और 15 डिग्री को जोड़कर हम घटा देंगे तो NBG आएगा। तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों कोणों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि दो कोण जोड़ के तो 180 में से घटाएंगे तभी तीसरा कोण आएगा। तो जोड़ लेते हैं दोनों को, 150 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो कोण BNG आएगा 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, क्योंकि 150 और 15 165 होता है। और बचा कितना, कोण BNG आएगा 15 डिग्री, ये आ गया 15 डिग्री। अब 15 डिग्री आती है त्रिभुज क्या बन गया, समद्विबाहु। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए जब कोण बराबर है तो भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो कोण क्या रेखा, अर्थात NB बराबर
बी जी, एन बी बराबर बी जी, और एन बी बराबर बी जी बराबर 100 मीटर दी हुई है, तो ये 100 मीटर आ गया, तो यहाँ पर मैंने 100 मीटर लिख दिया। अब आ जाते हैं हम डायरेक्टली इस त्रिभुज के अंदर, इसका तो कोई रोल है ही नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं। जब हमें ये भुजा मिली तो हमने सीधे ही कोण का और इस भुजा का माप अनुपात लगाकर ये लंब रेखा ज्ञात कर लेंगे। तो अब लिखते हैं हम समकोण त्रिभुज NRP, NRP है, इसमें कर्ण मिल गया, नहीं दिया हुआ है कर्ण, और आधार की कोई आवश्यकता नहीं, हमें लंब ज्ञात करना है। तो कर्ण और लंब का अनुपात इसमें होता है, आप जानते हो L बटे A, लंब और आधार का अनुपात tan या cot में होता है। तो त्रिभुज NRP में क्या लगाएंगे हम, tan का अनुपात लगाएंगे या फिर cot का लगाएंगे, बाकी का नहीं लगाएंगे। सॉरी, कहने का मतलब कर्ण और लंब का अनुपात लगाना है, और कर्ण और लंब का अनुपात देखिए, कर्ण और लंब किसमें पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है, हमेशा कहने नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। कर्ण और लंब का अनुपात, क्यों, क्योंकि कर्ण का माप दिया हुआ है और लंब रेखा में याद करनी है, तो कर्ण और लंब का अनुपात होता है साइन में या कोसेक में। तो सीधी सी बात है, हम साइन ले लेते हैं, तो इसमें साइन क्या, बी, साइन बी बराबर, साइन का मतलब होता है, देखिए लंब बटे हुए कर्ण, लंब बटे हुए कर्ण, और अब साइन बी, बी कोण कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री बराबर लंब रेखा क्या है एच, जो हमें ज्ञात करनी है, और कर्ण कितना अभी हमने निकाला है 100 मीटर समद्विबाहु त्रिभुज के हिसाब से, तो ये 100 मीटर। अब हम साइन 30 का मान रखेंगे तो वो होता है 1 बटे 2, 1/2 बराबर एच बटे 100 मीटर। ये इसको हम वज्र गुणा करेंगे, तो देखो यहाँ पर 2h हो जाएगा, 2 गुणा h, और ये 100 मीटर हो जाएगा इससे गुणा होकर, तो ये 2h बराबर 100 मीटर। हमें h ज्ञात करना है, मतलब NR रेखा ज्ञात करनी है, तो इस 2 से इसको विभाजित कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो ये h बराबर आ गया 100 मीटर बटे 2 अर्थात 50 मीटर। तो ये लीजिए h बराबर 50 मीटर, अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50 मीटर है। तो ये आपका गया उत्तर आंसर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, लेकिन कुछ छात्रों ने इस 15 डिग्री को देखा और सोचा कि ये तो गलत हो गया प्रश्न, 15 डिग्री का मान तो कैसे रख सकते हैं हम, क्योंकि हमारे कोर्स में ही नहीं है, तो हम कैसे इसको हल करें। अगर आप चाहो तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, अर्थात tan 15 डिग्री बराबर होता है 2 - √3, ये भी आप ले सकते हो, और ये अगर मान ले लेते हो तो फिर तो आप नॉर्मल रूप से बेसिक ज्ञात कर लोगे, इसके हिसाब से ये ज्ञात कर लोगे पूरा संबंध रखके, ये आने के बाद में आप ये ऊंचाई ज्ञात करोगे तो भी आपकी ये 50 मीटर ही आएगी। लेकिन इसके लिए हमें tan 15 का मान 2 - √3 रखना पड़ेगा, और ये हमारे कोर्स में है ही नहीं, तो हम कैसे मान रख सकते हैं, या याद ही नहीं है। और जब ये अगर हम याद करेंगे तो फिर तो और भी आ सकता है, 15 की जगह 25 डिग्री भी आ सकता है, 35 डिग्री भी आ सकता है, तो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके कोर्स से आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपके कोर्स के हिसाब से इसको बताया है, ये मान लेके नहीं बताया। हालांकि आपके किताब के अंदर ये क्वेश्चन प्रश्नावली में है, वहाँ पर tan 15 का मान 2 √- 3 भी दे रखा है कि आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन जब बोर्ड 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया था तब ऐसा कुछ भी नहीं आया था, सिर्फ ये सीधा प्रश्न आया था, और बहुत सारे छात्र इस चक्कर में पड़ गए थे, इसको छोड़ दिए थे, इंटेलिजेंट छात्र भी। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने ये दिमाग लगाया कि ये 30 डिग्री दिया है तो 180 में घटाकर हम ये निकालते हैं, ये 150 आ गया,
ये 150 और वो 15 दिया है, तो ये दोनों मिलकर 165 हो गए। 165 को अगर हम 180 में घटाते हैं तो वो आ गया 15, और वो 15 और ये 15 आते ही उनके समझ में आ गया कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, तो त्रिभुज समद्विबाहु है, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजाएं बराबर है। इसलिए वो जो चलकर 100 मीटर आया था स्तंभ की ओर, वही ये 100 मीटर है। हाँ, ये भी 100 मीटर आ गई, और जब ये 100 मीटर रेखा आ गई तो इधर एन बी 100 मीटर आ गई। और ऐसा करके ही यहाँ पर एक भुजा का माप मिल गया उनको, करण का कोण दिया हुआ है, करण उनको लंब ज्ञात करना है, तो करण और लंब का अनुपात जोड़कर sin 30 के हिसाब से ज्ञात कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 50 मीटर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही सरल क्वेश्चन बन गया। लेकिन तब जब ये दिमाग लगाया जाए समद्विबाहु त्रिभुज का, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है तो त्रिकोणमिति का ही दिमाग लगाएं, उसके अनुसार ही हम सोचें। आपने जो पूर्व में अध्ययन किया है उसका भी जो अध्ययन है वो यहाँ पर काम में आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो त्रिकोणमिति के अनुसार ही हम दिमाग को घुमाएं और वही उसी के जो नेम है वही काम में लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। गणित के विद्यार्थी को हर प्रकार का दिमाग लगाना चाहिए, कोई सी भी प्रश्नावली कहीं पर भी काम में आ सकती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए तुरंत उस क्वेश्चन को पढ़ते ही हर प्रकार से दिमाग को हर प्रकार की प्रश्नावलियों में घुमा देना चाहिए, जिससे क्या पता कहाँ पर आपको ट्रिक मिल जाए हल करने का। क्योंकि जो प्रश्न जितने ज़्यादा घुमाए हुए होते हैं वो उतनी ईजी हो जाते हैं अगर हम दिमाग लगाते हैं तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और 2010 के अंदर आया था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। एक बार इसको और रिपीट कर देता हूँ मैं। एक स्तंभ था, उसके आधार से कुछ दूरी पर एक बिंदु था, उस बिंदु और स्तंभ की चोटी का 49 कोण 15 डिग्री था। अब उस बिंदु से स्तंभ की ओर आते हैं, स्तंभ के आधार की ओर आते हैं 100 मीटर, तो 100 मीटर के बाद में वो 49 कोण है वो बढ़कर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात पहले 15 था और फिर आगे चले 100 मीटर तो वो क्या होगा 30 बढ़ेगा ही, जैसे जैसे नजदीक आएंगे स्तंभ की ओर तो वो 30 डिग्री हो जाता है यहाँ पर। और पूछा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात स्तंभ कितना ऊंचा है। हो सकता है बोर्ड 2010 के पेपर में कुछ शब्दावली में थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा आपको, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। ये यही क्वेश्चन इसका आज से जो है वो ही है, ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, तो आप डिस्टर्ब मत होना। तो ये डायग्राम बनाएंगे हम, ये स्तंभ खड़ा कर दिया, इसके आधार से एक सरल रेखा खींच कर यहाँ पर वो बिंदु ले लिया जिस पर 15 डिग्री का कोण बन रहा था, 49 या 49 कोण, और ये रेखा खींच दी। फिर 100 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु ले लिया, मान लिया कि 100 मीटर है ये, और इससे वो जो कोण था 49 कोण वो 30 डिग्री दे रखा था, हमने 30 कर दिया। तो इस प्रकार का डायग्राम बन गया। अब इसके अंदर दो त्रिभुज है, ये और ये तो कोई काम भी नहीं है, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हमने समद्विबाहु त्रिभुज का प्रयोग किया है। हाँ, अगर हम 15 डिग्री का मान 2 माइनस 3 लेते हैं तो फिर हमें इस समकोण त्रिभुज का भी उपयोग करना पड़ेगा, एक समीकरण बनेगा और समीकरण के हिसाब से हमें इसको सरल करना पड़ेगा, जो थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो अगर हम वो न अपनाएं और ये दिमाग लगाएं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है ये। तो इस प्रकार से हमने 30 डिग्री से 180 में घटाकर ये 150 डिग्री प्राप्त किया, 150 और 15 है 165 हो गया। 165 को 180 में घटाया तो त्रिभुज का तीसरा कोण आ गया, क्योंकि त्रिभुज तीनों कोण समपूरक होते हैं। तो ये 15 आ गया, ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, इसका मतलब दोनों कोण बराबर थे, दोनों भुजा भी बराबर, और ये दोनों भुजा बराबर का मतलब ये भुजा दी हुई है 100 मीटर, तो फिर ये भी 100 मीटर था, ये एन भी 100 मीटर आ गई। इधर देखिए ये 100 मीटर, तो ऐसा होने पर यहाँ पे कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। करण और लंब का अनुपात हम जोड़कर एच ज्ञात कर लेंगे, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बोर्ड 2010 का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मिटान कर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, जो कल आपको बोर्ड 2018 का क्वेश्चन बता रहा था मैं, उसमें त्रिकोणमिति के 3 क्वेश्चन आए थे ऐसे, तो उनमें एक तो मैंने बता दिया था, एक क्वेश्चन आज आपको और बताता हूँ। तो मिटान देता हूँ इस क्वेश्चन को, आप समझने की कोशिश करना, हल करना। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है लेकिन थोड़ा ध्यान में देने का नहीं, बहुत ही कठिन हो जाएगा और हल भी नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे ये तो गलत छप गया, लेकिन ऐसा नहीं, बोर्ड में गलत नहीं छपते हैं, बहुत मुश्किल से ऐसा कभी होता है। जो बोर्ड 2015 में हुआ था एक बार, तब वो भी प्रिंट गलत होने के कारण हुआ था, बाकी वैसे ट्यूशन गलत नहीं होते हैं बोर्ड के अंदर, बहुत ही सोच समझ के ट्यूशन बनाए जाते हैं और पेपर को बहुत ही ध्यान से चेक करके फिर
लॉग किया जाता है। तो आप ये कभी नहीं सोचना कि बोर्ड के अंदर क्वेश्चन गलत आते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। तो आया हो गया क्वेश्चन समझ में आपके। अब मैं वही रोज की तरह सिद्ध करने वाला क्वेश्चन लेता हूँ जो हमेशा की तरह लेते हैं, सिद्ध करते हैं। तो आज आपके लिए बोर्ड 2018 का सिद्ध करने वाला मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फिर 2019 का बोर्ड वाले क्वेश्चन लेंगे बाद में, तब आपके बोर्ड के सभी पेपर वाले त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएंगे। तो 2018 के अंदर एक क्वेश्चन सिद्ध करने वाला पेपर आया था, 2 क्वेश्चन और थे, तो मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन है cos A बटे जो बोर्ड 2007 में PME 2007 में आया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन उससे थोड़ा सरल है। तो 1 माइनस 10 cos A बटे 1 माइनस 10A प्लस वही जैसे कल बताया था मैंने cos बटे हुए 1 प्लस साइन बटे हुए cos, उसी की तरह है cos बटे हुए 1 माइनस साइन और साइन बटे हुए 1 माइनस cos cot साइन A बटे हुए 1 माइनस cot A बराबर साइन A प्लस cos A, साइन A प्लस cos A हमें सिद्ध करना है। तो ये लीजिए साइन A प्लस cos A BSR 2018 का ये क्वेश्चन है जो आज से 2 साल पहले बोर्ड में आया था। तो देखिए cos बटे हुए 1 माइनस 10 प्लस साइन बटे हुए 1 माइनस कॉट बराबर साइन ए प्लस cos ए है। तो हम इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बाएं पास लेते हैं, इसको सरल करते हैं। तो LHS बराबर cos A बटे हुए 1 माइनस tan A प्लस साइन A बटे हुए 1 माइनस cot A। ये हो गया इसका बायां पक्ष LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो tan और cot है, देखो आपको लाना है साइन और cos, तो सभी को हमें साइन और cos में बदलना जरूरी, क्योंकि जब तक साइन और cos के अलावा और कुछ रहेंगे तब तक आपका पक्ष सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि आपको तो लास्ट फाइनल साइन और cos ही चाहिए। जबकि ये जो आपका पक्ष चल रहा है उसमें tan भी और cot भी है, हालांकि ये साइन cos तो है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बटे के अंदर tan और cot दोनों है। जब तक tan और cot नहीं हटाएंगे हम तब तक tan और cot रहेंगे, और साइन cos अकेला साइन cos भी नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें इन tan और cot को दोनों को साइन cos में बदल देना है, उनके बराबर मान रख देना है, कहने का मतलब। तो मैं यहाँ पर आपको संकेत देके बताता हूँ, चूंकि tan थीटा बराबर साइन cos tan, क्रम से याद करते हैं तो साइन cos tan अर्थात साइन बटे cos बराबर tan होता है। तो ये साइन थीटा बटे cos थीटा, और दूसरा है cot थीटा बराबर, देखो tan साइन बटे cos बराबर tan होता है। मैंने आपको बताया था कि tan और cot में वैध क्रम का संबंध पाया जाता है, अर्थात अंश का हर और हर का अंश कर दे तो वो वैध क्रम हो जाता है। तो tan बराबर साइन बटे cos होता है, साइन बटे cos tan, तो cos बटे साइन हो जाएगा cot, cos बटे साइन cot हो जाता है, जो त्रिकोणमिति की सारणी में भी आपको इस तरह से समझाया हुआ है। तो ये लीजिए, इसको ही हम वैध क्रम कर देते हैं, साइन बटे cos को cos बटे साइन कर देंगे। तो ये cos थीटा बटे हुए साइन थीटा, ये हो गया cot का मान। ये हमने संकेत दे दिए जो अभी हम यहाँ पर tan और cot की जगह लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको, देखो आगे सरल करते हैं। cos A बटे, नीचे आते हैं A बटे 1, इसको भिन्न में ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये साइन बटे cos होगा तो ये भी भिन्न बनेगा, तो इसको भी 1 बटे 1 करके भिन्न बना लेते हैं, क्योंकि 1 बटे 1 का मतलब ये होता है, माइनस tan का मतलब होता है साइन A बटे cos A, रख दिया, ये प्लस। अब आगे देखिए, साइन A बटे में आते हैं तो 1 माइनस cot है, 1 या 1 बटे 1 माइनस cot का मतलब cos बटे साइन, tan का वही क्रम, तो ये cos A बटे साइन A, ये हो गया। अब भिन्न के रूप में आ गए, यहाँ पर इनका हमें लहसे लेना है, लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है, फिर हम इसको सरल करेंगे। तो आगे देखिए यहाँ पर
ये ऊपर वाला तो ऐसे वैसे cos a है। नीचे देखो, एक और cos का LCM होगा, लेसर होगा cos, क्योंकि cos में cos का भी भाग जाएगा और एक का भी जाएगा, तो ये cos ले लेते हैं हम। ये cos a लेस हो गया, cos एक के अंदर एक का भाग देंगे तो cos बाहर जाएगा, cos बाहर जितनी बार जाता है उसको 1 से गुना भी करते हैं, तो cos को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos a, आगे निशान माइनस का है तो माइनस का, cos का भाग देंगे, cos में समान संख्या का भाग एक बार जाता है 0 को छोड़कर, तो एक बार गया, एक को साइन से बाहर गया, तो ये साइन a, ये हो गया। आगे प्लस, ये प्लस, ये बड़ा कॉन्स्टेंट ऐसे लगा थोड़ा, ये देखिए आगे आता है यहाँ पर साइन a बटे नीचे लघुत्तम लेंगे, एक का और साइन का आ जाएगा, वैसे क्या साइन आ जाएगा, ये साइन का लेस आ जाएगा। साइन के अंदर एक का भाग देंगे तो साइन बाहर जाएगा, साइन को अंश से गुणा करेंगे 1 से, तो ये साइन का साइन a गुणा होकर आ जाएगा। आगे निशान प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो माइनस है माइनस लग गया। साइन का साइन ऐसे कैसे है तो कॉस भी ऐसे कैसे रहेगा, तो ये cos a, ये यहाँ पर हो गया। अब देखो इस भिन्न में, इस भिन्न का भाग लग रहा है तो हम इसे गुणा में ले आएंगे, डबल बटे हो गया, डबल भिन्न हो गई तो उनको गुणा में ले लेते हैं हम, तो जो अंश का हर और हर का अंश कर देंगे। देखो यहाँ पर ये है cos a, और इस भिन्न का भाग लग रहा है तो इसको गुणा करेंगे cos से, तो ये गुणा cos से गुणा करेंगे तो cos तो ऊपर आ जाएगा, ये cos a और बटे में आ जाएगा cos माइनस साइन, ये cos a माइनस साइन a बटे में आ गया। आगे प्लस प्लस, यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, साइन में इसका भाग लग रहा है इसको गुणा में ले लेंगे, तो ये साइन a गुणा कर दिया तो साइन ऊपर चला जाएगा, ये साइन a और बटे में साइन माइनस कॉस आ जाएगा, तो ये साइन a माइनस कॉस a आ गया। अब देखो कॉस कॉस गुणा होकर कॉस स्क्वायर हो गया, बटे में कॉस माइनस साइन, प्लस साइन साइन गुणा होकर साइन स्क्वायर हो गया, बटे में साइन माइनस कॉस, तो ये देखिए कॉस स्क्वायर a बटे कॉस a माइनस साइन a प्लस साइन 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 स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर a बटे में साइन माइनस कॉस, ये साइन a माइनस कॉस a, ऐसे कॉस पे करते हैं। अब देखिए ये जो दोनों भिन्न हैं, एक तो ये भिन्न एक ये भिन्न, एक तो साइन कॉस स्क्वायर बटे हुए कॉस माइनस साइन, प्लस एक साइन स्क्वायर बटे हुए साइन माइनस कॉस, इनके इन हरों को देखें तो ये हर समान नहीं है, सेम टू सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस माइनस साइन है और यहाँ पर साइन माइनस कॉस है। अगर कॉस माइनस साइन यहाँ पर भी होता तो आराम से हम इनको जोड़ लेते, सीधे ही लघुत्तम लेके ऐसे कैसे जुड़ जाते। अगर यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर भी साइन माइनस कॉस होता तो हर समान होते हैं, इसको आसानी से जोड़ लेते हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो ये दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों ही गुणा में आएंगे, तो थोड़ा लघुत्तम बड़ा हो जाएगा, ले से बड़ा हो जाएगा। आप ले सकते हो लघुत्तम दोनों का और सरल करोगे तो सरल हो जाएगा, आराम से सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आप अगर ये ध्यान दे लो थोड़ा सा कि ये कॉस माइनस साइन है, अगर ये भी कॉस माइनस साइन हो जाए, मिल जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है, लघुत्तम लेने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आसानी से जोड़ बाकी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं, अर्थात ऐसा कैसे हो, इसके लिए आपके पास एक विकल्प है। आप अगर इस प्लस की जगह माइनस कर देते हो तो वो इफेक्ट यहाँ पर साइन माइनस कोस का कोस माइनस साइन होने पर ठीक हो जाएगा। जो आप चेंजेज करोगे वो गलती वहाँ से ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको प्लस की जगह माइनस कर देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर समान हो जाए तो फिर भिन्नों के जोड़ बाकी में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आसानी से जोड़ बाकी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ध्यान देना, नोट करना, इस प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ। अगर आप नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट लघुत्तम ले लो और सरल कर लो, आगे सिद्ध हो जाएगा। कैसे भी करो, सही करना, गलत मत करना, सिद्ध होता है। ये तो अलग अलग सबके अपने माइंड के तरीके हैं, तो आप अलग हिसाब से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस प्लस की जगह माइनस कर लेता हूँ। तो ये कॉस स्क्वायर ए बटे में है कॉस माइनस साइन ए, तो ये कॉस ए माइनस साइन ए है। देखिए यहाँ पर इस प्लस की जगह क्या बना लेता हूँ मैं, माइनस, ये माइनस कर लिया।
तो यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि प्लस की जगह माइनस किया है, तो ये साइन माइनस कॉस का कॉस माइनस साइन हो जाएगा। ऊपर है साइन स्क्वायर ए बटे में नीचे हो जाएगा कॉस माइनस साइन, ये कॉस ए माइनस साइन। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर माइनस कर दिया मैंने, जबकि यहाँ पर था क्या, प्लस था। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों का हर बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, जिससे कि इनको जोड़ने में कोई भी दिक्कत न हो, इनका लेस है एक हो जाएगा, तो अंश भी वैसे के वैसे रह जाएंगे। अब ये है नहीं, कॉस माइनस साइन है और ये साइन माइनस कॉस है, तो वो भी कॉस माइनस साइन हो, ये कब संभव है, जब इस प्लस की जगह हम माइनस करते हैं। और अगर यहाँ पर माइनस करते हैं और ये चीज चेंज कर देते हैं तो ये भिन्न वैसे के वैसे रह जाएगी, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आकार गलत नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर कॉस माइनस साइन कर दिया, इसकी करेंगे यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर दिया। अब हम आराम से इसका लेस लघुत्तम ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर देखो कॉस माइनस साइन, यहाँ पर भी कॉस माइनस साइन, दोनों हर बिल्कुल इक्वल है, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए बिल्कुल सेम है, समान है, वही नियम, हर का भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसको अंश से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर तो हर और लेस बिल्कुल सेम है, समान है, तो अंश में बिल्कुल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, समान रहेगा। तो ये कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस लगा देते हैं। इसका हर देखो कॉस माइनस साइन है, यहाँ पर भी कॉस माइनस साइन है, बिल्कुल सेम टू सेम, तो ये अंश भी वैसे के वैसे रहेगा, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो हमें लेकर आना है केवल मात्र साइन प्लस कोस, साइन प्लस कोस आना चाहिए, कि यहाँ पर तो कहीं पर साइन प्लस कोस नहीं दिख रहा, नीचे देखे तो कोस माइनस साइन है, ऊपर भी कोस और साइन तो है लेकिन प्लस नहीं दिख रहा है, तो ये कैसे आएगा। इसके लिए आपको इस अंश को देखना है क्योंकि लाना तो हमें अंश में ही है। दूसरी बात, कॉस माइनस साइन कटना भी जरूरी है, तो इसके लिए अंश में क्यों ना कॉस प्लस साइन या साइन प्लस कॉस हो, ये जरूरी है। तो इसके लिए आपको ये सरसमीका देखनी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या रूप होता है। तो मैं ये सरसमीका लिख देता हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या होता है, एक बार हम प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, अर्थात ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको आप दो बार लिख दो, जब ये प्लस में लिखा जाएगा तो आपका ये रूप बन जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉस प्लस साइन इंटू कॉस माइनस साइन कर देते हैं, तो ये लीजिए कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, ये सरसमीका के अनुसार हमने इसको लिख दिया। बटे में देखो जो हमें जरूरत ही नहीं है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, वो चला भी जाएगा इससे, अर्थात कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो कॉस ए माइनस साइन ए ऊपर और नीचे दोनों जगह और यहाँ पर गुना भी हो रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा केवल मात्र कॉस माइनस साइन, अर्थात साइन प्लस कॉस कह दो चाहे कॉस प्लस साइन कह दो। तो ये कॉस ए प्लस साइन ए, जो यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये LHS और RHS दोनों पक्ष बराबर हो गए, अतः है लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये इस प्रकार से सिद्धवा इति सिद्धम। तो बहुत ही नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान से समझोगे तो आराम से आप इसको हल कर लोगे, लेकिन थोड़े से दिमाग की आवश्यकता है। तो अगले वीडियो में आपके लिए ऊंचाई और दूरी से संबंधित और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन और लेकर आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने और मित्रों को भी शेयर करना। धन्यवाद।